गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री 11th क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। सब्जेक्ट है हमारी केमिस्ट्री। और क्लास है 11th। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या देखी थी। उसके बाद हमने सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है वो देखी थी, समस्थानिक्स क्या होते हैं वो देखे थे। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम लिखोगे समभारित तत्व। समभारित तत्व किसे कहते हैं? तो समभारित तत्व होते हैं वे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या तो बराबर हो, इक्वल हो द्रव्यमान संख्या, और उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। उन तत्वों को समभारित तत्व कहते हैं। और समस्थानिक क्या होते थे कि जिनके परमाणु क्रमांक समान हो व द्रव्यमान संख्या क्या होती थी, भिन्न भिन्न, उन्हें हम क्या कहते थे, समस्थानिक। तो समस्थानिकों का उल्टा होता है समभारित तत्व। तो इसकी परिभाषा लिखोगे, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है उन्हें समभारित तत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे C614 और एक होता है N14। देखो कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14, और नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या भी कितनी है, 14। लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग। तो ये दोनों एलिमेंट्स है हमारे, वो कौन से तत्व कहलाएंगे, समभारित तत्व। समभारित तत्व कहलाएंगे। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या उनकी क्या हो, समान, तो ऐसे तत्वों को कौन सा तत्व कहते हैं, समभारित तत्व। नोट करोगे। इसके बाद हमने देखा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स अर्थात संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों, क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो हम उनको समझ रहे हैं। तो हेडिंग लगाओगे संक्रमण तत्व।
जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में जिनके d कक्षक या d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तथा ध्यान रखना है कि आंशिक रूप से भरे हुए होने का मतलब d कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होने चाहिए। तो जिन तत्वों के d कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते हैं वो तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और डी ब्लॉक में केवल वर्ग 12 संक्रमण तत्व नहीं होता, इसके अतिरिक्त सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे तत्व जो सामान्य वे तत्व जिसमें वे तत्व जिसमें सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में d ऑर्बिटल मींस d कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अर्थात संक्रमण तत्वों के डी कक्षक कभी भी पूरे भरे हुए नहीं होते हैं। तो लिखेंगे संक्रमण जिन्हें डी ब्लॉक के तत्वों के डी कक्षक पूर्ण भरे हुए होते हैं वे तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। अब संक्रमण तत्वों के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम आदि ये हमारे संक्रमण तत्व हैं। और जो संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है वो कौन कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी आदि। ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन कौन से तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व। लेकिन कौन से तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व। कर दिया इमरजेंसी दीपा लगे
तो हमने देखा कि वे तत्व जिसमें सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, उन्हें हमने संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। जिन डी ब्लॉक के तत्वों के डी कक्षक पूर्ण भरे हुए होते हैं वे तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जिंक, कैडमियम और मरकरी। देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी को देखें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा था Ar3d10 4s2 होता था, यही होता था। तो इसका डी कक्षक कैसा भरा हुआ है? पूरा भरा हुआ है। इसी प्रकार से कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वार्तक वाला होता है 4d10 5s2 और मरकरी का होता है 5d10 6s। तो इस प्रकार से हमने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे। यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके डी कक्षक कैसे भरे हुए हैं? पूर्ण भरे हुए। और हमने लिख रखा है कि जिनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं वे तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। ये नॉन फर्लोनिक संक्रमण तत्व नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बना के पूछता है कि जिंक, कैडमियम व मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है क्यों? संक्रमण तत्व नहीं है क्यों? नहीं है क्यों? तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पर भी, क्योंकि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पर भी, ऑक्सीकरण अवस्था पर भी इनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए ये इनका आंसर। और हमने बताया था कि यही कारण है कि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक वर्ग 3 से और वर्ग आपका आता था भारत, इसे हमने कौन सा ब्लॉक बोला था? डी ब्लॉक, जिसमें वर्ग 12 में आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये संक्रमण तत्व नहीं होते। तो डी ब्लॉक के तत्व तो है, लेकिन ये कौन से तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, लेकिन जो वर्ग 11 तक के तत्व तो संक्रमण तत्व हैं, लेकिन सभी संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं? डी ब्लॉक के। तो इसी के नीचे नोट लगा के लिखेंगे। नोट लगा के लिखो। सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन
संक्रमण तत्व नहीं हो। नोट कर लो। अब इसके बाद हम देखेंगे आवर्त सारणी में आवर्तिता, अर्थात आवर्त सारणी के गुणधर्मों में इनकी आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बाह्य से दाएं जाने पर घटती है, बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, इनकी आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणता पर आवर्त सारणी में जाने से क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक गुणधर्म हम आवर्त सारणी के अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाओगे आवर्त सारणी के गुणधर्म। आवर्त सारणी के गुणधर्म। आवर्त सारणी के गुणधर्म, और गुणधर्म में सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे हम आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी इसे इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन, एंथैल्पी या एनर्जी। जिसे शॉर्ट रूप में आई से देखो। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी विलगित गैसीय निकाय के बाह्यतम कोश से, कौन से कोश से? बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को ही हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि विलगित गैसीय निकाय के बाह्यतम कोश से, विलगित गैसीय निकाय के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं।
अब आयनन ऊर्जा में भी प्रथम आयनन ऊर्जा मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, द्वितीय आयनन ऊर्जा अर्थात सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब तृतीय आयनन ऊर्जा। किसे कहते हैं? तो जब मतलब विलगित गैसीय निकाय के माध्यम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा आवश्यक होती है उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और जब विलगित गैसीय निकाय से दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीय आयनन ऊर्जा कहते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं, चार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को चतुर्थ आयनन ऊर्जा। इस प्रकार से चलती रहेगी। तो हम लिखें यहाँ पर विलगित गैसीय निकाय से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जाओं को क्रमशः प्रथम द्वितीय आयनन जैसे एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी वो हमारी कहलाएगी प्रथम आयनन ऊर्जा। आई का मतलब क्या है? आयनन ऊर्जा। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम से जब दो इलेक्ट्रॉन निकाले जाए मतलब Mg को बदल दे Mg+ और कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दे? 2, तो इसमें आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कह देते हैं? द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो I का मतलब हमारा है प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा। और I का मतलब है द्वितीय आयनन ऊर्जा। नोट करो। अब देखो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और पीरियोडिक टेबल मीन्स आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा आयनन एंथैल्पी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखेंगे।
तो जब आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आया जाता है, तो आयनन एंथैल्पी पर क्या प्रभाव होगा? तो जब आवर्त है तो बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या आएंगे? आवर्त, और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या आते हैं? वर्ग। तो बाएं से दाएं जाने पर तो आयनन एंथैल्पी मतलब आई का मान होता है, क्या होता है? घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? और ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान मतलब आई घटता है, मतलब डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब घटना और इंक्रीज का मतलब बढ़ना। क्यों घटता है? क्यों घटता है? क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार घटेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को और नाभिक के बीच की दूरी क्या रहेगी? कम आकर्षण बल रहेगा। अधिक इलेक्ट्रॉन को निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। यहाँ लिखेंगे आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सॉरी कोई कॉल आ गया तो इसके लिए समझ जाता हूँ। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या आकार घटने के कारण नाभिक पर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी कम हो जाती है, जिससे नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़
और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता है। इसमें जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आकार बढ़ेगा तो नाभिक और बातम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल क्या होगा, कम। आकर्षण बल कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता है। नोट करो। इसी प्रकार से हम आवर्त सारणी के आवर्त की बात नहीं करते, इसकी बात करें वर्ग की, तो हमने आपको बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। और ध्यान रखना, डिस्टेंस बढ़ने से अर्थात दूरी के बढ़ने से आकर्षण बल हमेशा क्या लगता है, कम लगेगा। और जब आकर्षण बल कम लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता, क्योंकि कम आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता है। तो मैं लिखूं आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या या आकार बढ़ने के कारण नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी अधिक हो जाती है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल घट जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होती है। इसी कारण आवर्त की जगह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। इसे और नोट कर लो।
तो आज की क्लास में हमने आवर्तिता का पहला गुणधर्म या आवर्त सारणी का पहला गुणधर्म देखा, आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी के हम एक्सेप्शनल केस और इसके सामान्य रूल के अनुसार इनके आयनन एंथैल्पी के क्रम के क्वेश्चन कल सोल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।